अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग सेल साइकिल के चैप्टर से इंटरफेस का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि सेल साइकिल में हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इंटरफेस का होता है, फिर माइटोसिस या म्यूसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। तो स्टूडेंट्स, इंटरफेस के बाद जो माइटोसिस प्रोसेस होता है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन का वो प्रोसेस होता है जो तमाम सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स मींस बॉडी के तमाम नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो सारे के सारे जो है माइटोसिस परफॉर्म करते हैं, उनको सोमेटिक सेल्स कहा जाता है। अच्छा, और मेयोसिस जो है वो जर्म सेल्स को बोलते हैं। जर्म सेल्स का मतलब है मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स जैसे आपको पता है स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट्स ओवा होता है या जिसे एग बोलते हैं। तो जर्म सेल सिर्फ मेल के जो स्पर्म्स हैं और फीमेल के ओवा, उनमें मेयोसिस का प्रोसेस होता है, और बाकी तमाम सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। अच्छा, तो अभी इंटरफेज के प्रोसेस में हमारे पास कुछ सब फेजेस हैं, कुछ सब मरहले हैं, सब फेजेस हैं। पहला फेज है G1 फेज, या जिसको गेप 1 फेज बोलते हैं। इस फेज में सेल क्या काम करता है? एंजाइम्स और प्रोटीन अपने लिए तैयार करता है। ये हमारे पास सेल है, इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो हमारे पास इस सेल के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए क्या काम करता है? डिवाइड होने के लिए पहला स्टेप जो इंटरफेस का है वो G1 फेज़ है। इस फेज़ में सेल अपने लिए क्या तैयार करता है? एंजाइम्स और प्रोटीन्स तैयार करता है। जैसे आपको पता है प्रोटीन्स ये बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम तैयार करेगा, और राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए वगैरह की मदद से ये प्रोटीन तैयार करेगा। तो हमारे पास जैसे आपको पता है एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है जो हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होता है। तो ये पेयर ऑफ जो हमारे पास है पेयर ऑफ सेंट्रियोल, जो पेयर की शक्ल में होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास होता है। अच्छा, ये सेल क्या करेगा? G1 से जब ट्रांसफ़र होगा G2 फेज़, G0 फेज़ में। अच्छा, G0 फेज़ में कुछ सेल्स जाते हैं, इसको नॉन डिवाइडिंग फेज़ कहा जाता है। नॉन डिवाइडिंग फेज़ या रेस्टिंग फेज़ भी बोला जाता है। ये यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे हमारे बॉडी में नर्व सेल्स या हार्ट सेल्स, दिल के सेल्स, उनको डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं होती। वो थ्रू आउट लाइफ पूरी ज़िंदगी अपना काम सही तरीके से सरअंजाम देते हैं। अच्छा, ये जो सेंट्रियोल जो मैंने यहाँ पे बताया, सेंट्रियोल जिस जगह पे मौजूद होता है वो सेंट्रोसोम कहलाता है। ये साइटोप्लाज्म में है। तो मैं थोड़ा-सा इसका ये न्यूक्लियस सही करके बनाता हूँ। ये न्यूक्लियस है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक? तो ये सेंट्रोसोम यहाँ पे बाहर है, ठीक? बाहर है। बाकी ये न्यूक्लियस है मेरे पास, ठीक है? ये न्यूक्लियस आपको समझाने के लिए मैंने न्यूक्लियस बोल्ड करके बनाया है, ताकि हमारा फोकस फुल न्यूक्लियस पे हो। तो सेंट्रोसोम का एक जोड़ा यहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा, कुछ सेल्स मैंने आपको बताया कि उनको डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं होती, वो G0 फेज़ में चले जाते हैं। G0 फेज़ का मतलब है कि नॉन डिवाइडिंग फेज़, इसमें सेल अपने आप को डिवाइड नहीं होने देता। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो आर्ज़ी तौर पर G0 फेज़ में चले जाते हैं, फिर जब उनको ज़रूरत होती है, दोबारा सिग्नल मिलता है, तो फिर वो G0 से G2 फेज़ में चले जाते हैं, S फेज़ में चले जाते हैं, सॉरी, ठीक? तो अब जो सेल्स, अक्सर सेल्स फिर चले जाते हैं एस फेज़ में। दूसरा फेज़ हमारे पास है एस फेज़। एस फेज़ को बोलते हैं सिंथेसिस फेज़। इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल पेयर इज़ डबल्ड। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ये जो हमारे पास ये क्रोमेटिन है, ये थोड़ा-सा कंडेंस होकर एक क्रोमेटिड बनाता है। ये डबल होके बिल्कुल उसी तरह। अच्छा, इसमें डीएनए की मिकदार डबल हो जाती है। क्रोमोसोम वही सिंगल होता है, क्रोमोसोम का काउंट चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये सेंट्रियोल जो है, ठीक? ये न्यूक्लियस के बाहर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास ये डबल हो जाता है यहाँ पे,
ठीक, ये डबल हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस, हम लोग इसको न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं, ये जो मैंने बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक। तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म होती है, हमारे पास ये जो क्रोमेटिन का मॉलिक्यूल है, जो स्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द ये लपेटा हुआ डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का अमाउंट डबल होकर इस तरह क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर देता है। यानी यहाँ पे क्रोमोसोम डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई, क्रोमोसोम वही है, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक। तो सिंथेसिस फेज में दूसरा काम क्या हुआ, सेंट्रियोल जो पहले एक पेयर था, ठीक, वो दो पेयर में चेंज हो गया। दो पेयर इसलिए था कि वो फिर माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम को दोनों जगह से, दोनों तरफ से डिवाइड करे, तकसीम करे। अच्छा, अब इस सेंट्रियोल का आगे भी रोल हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, तो सिंथेसिस फेज में दो काम बड़े क्या हो गए, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए का मिकदार डबल हो गया, और दूसरा सेंट्रियोल पहले एक पेयर था, अब दो पेयर बन गए, इसको बोलते हैं एस फेज। अच्छा, एस फेज के बाद हमारे पास तीसरा फेज है, इसको बोलते हैं G2 फेज। G2 फेज को गैप 2 फेज बोलते हैं, चेकिंग फॉर एरर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ चेक एंड बैलेंस होता है कि जो इस फेज में जो ये क्रोमोसोम या हमारे पास डीएनए की मिकदार जो डबल हो गई थी, यानी जो सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे बन गए, इनकी चेकिंग होती है कि इसमें कोई एरर तो नहीं। डीएनए का जो मिकदार डबल हो गया था, ये G1 सॉरी, हमारे पास ये सिंथेसिस फेज में जो मिकदार डबल हो गया था, उसकी चेकिंग होती है G2 फेज में। इंटरफेस का जो ये तीसरा स्टेप है G2 फेज, गैप 2 फेज, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारे पास एस फेज में जो सिंथेसिस फेज में जो ये हमारे पास ये डबल हुआ था, उसकी यहाँ पे क्या होती है बेटा, डीएनए चेकिंग होती है कि इसमें कोई एरर मेरर तो नहीं है हमारे पास। अब जब ये G2 फेज मुकम्मल हो जाता है, अब ये सेल मुकम्मल तौर पर रेडी है हमारे पास, किस चीज़ के लिए, डिवाइड होने के लिए, माइटोसिस के लिए। तो माइटोसिस, अब यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि ये सेल जब मुकम्मल तौर पर G2 फेज़ में दाखिल होकर मुकम्मल तौर पर रेडी हो गया, अब ये डिवाइड होने के लिए माइटोसिस प्रोसेस से गुजरेगा। माइटोसिस प्रोसेस में अब पहले क्या होगा, पहले स्टेप में प्रोफेज़ आएगा। प्रोफेज़ में क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो गायब हो गया। दूसरा हमारे पास ये स्टेप, ये न्यूक्लियस के अंदर ये जो डार्क एरिया है ये गायब हो गया, ये डिसअपेयर हो गया। तो ये, और ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स थे ये बिल्कुल अपोजिट पोल पे चले गए, ठीक, बिल्कुल अपोजिट पोल पे, अपोजिट साइडों पे चले गए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने स्पिंडल्स निकालना शुरू किए, इसको बोलते हैं ईस्टर शेप बन गया। तो ये प्रोफेस के वाक़यात थे कि इसमें 4-5 चीज़ें हो गई। एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, डिसअपेयर हो गया, डिसइंटीग्रेट हुआ। दूसरा हमारे पास ये जो न्यूक्लियोलस है ये गायब हुआ। तीसरा हमारे पास ये सेंट्रियोल्स दोनों अपोजिट साइड पे आ गए और स्पिंडल्स निकालना शुरू किए, माइटोटिक स्पिंडल्स। तो इसको बोलते हैं ईस्टर शेप। ये हो गया प्रोफेज। प्रोफेज के बाद माइटोसिस का दूसरा स्टेप होगा, ये सेल मुकम्मल तौर पर अब मेटाफेज की तरफ चले जाएगा। मेटाफेज का क्या मतलब है, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्रोमोसोम मैंने 2 इसलिए ड्रा रखे हैं ताकि आपको सिर्फ समझा सकूँ। हमारे पास क्रोमोसोम 46 होते हैं ना, तो 46 क्रोमोसोम अब यहाँ पे बनाने मुश्किल हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं 2 इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्रोमोसोम की डिवीज़न मैं आपको समझा सकूँ। मेटाफेज में क्या होता है, ये क्रोमोसोम सीध में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट एक ये काम होता है, क्रोमोसोम सारे एक लाइन में सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ अरेंज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। और दूसरा काम ये हो गया कि ये माइटोटिक स्पिंडल्स जो यहाँ पे तोड़े निकले थे, अब ये लंबे होकर क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर प्रोटीन पर अटैच हो जाते हैं। ये सेंटर के प्रोटीन, सेंट्रोमेयर जो है क्रोमोसोम का, इसके आसपास जो प्रोटीन है काइनेटोकोर, इसके साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा, अटैच हो गए। अब तीसरा स्टेप है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो गया, ये एनाफेज में क्रोमोसोम बिल्कुल, ये जो सेंट्रियोल ने पुल लगाया,
पुल करके यहाँ पे एक एंजाइम सेपरेज एंजाइम ने भी क्या काम किया, ये क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं उनको अलग किया दरमियान से, बिल्कुल सेंट्रोमेयर के पोजीशन पे, इस तरह दोनों क्रोमोसोम को। तो एनाफेज में क्या हो गया, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे था, ये इस माइटोटिक स्पिंडल के पुल की वजह से, दोनों तरफ के खिंचाव की वजह से ये बिल्कुल दरमियान में डिवाइड हो गया एनाफेज। तो जब डिवाइड हो गया तो ये माइटोटिक स्पिंडल्स अब कम हो जाते हैं साइज़ में, बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ जाते हैं, और ये जो क्रोमोसोम है ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, दोनों साइडों पे चले जाते हैं। उसके बाद आखिरी फेज़ है टीलोफेज़। इसमें क्या हो गया, इसमें न्यूक्लियस दोबारा अपीयर हो जाता है और ये क्रोमोसोम अपनी पोल्स पे चले जाते हैं, तो ये दो न्यूक्लियस बन गए या न्यूक्लियस डिवाइड हो गया सेल के अंदर, ठीक। उसके बाद आखिरी स्टेप है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हो गया, जब न्यूक्लियस दोनों हिस्सों में डिवाइड हो गया तो यहाँ पे क्रोमोसोम भी डॉटर सेल में अपना क्रोमोसोम चला गया, एक क्रोमोसोम यहाँ, दूसरा ये क्रोमोसोम वहाँ पे चला गया, तो न्यूक्लियस भी अलग, क्रोमोसोम भी अलग। तो अब ये साइटोप्लाज्म भी इनका डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल्स बन गए। ये दो हमारे पास क्या हैं, डॉटर सेल्स हैं, ठीक, दो डॉटर सेल्स डी प्लस डी, दो डॉटर सेल्स बन गए। अब ये दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद भी वही 46 है, 46 है, क्योंकि ये बॉडी के सोमेटिक सेल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इनमें अच्छा बाकी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, राइबोसोम वगैरह, गोल्गी ऑपरेटर्स, वो भी सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, और क्रोमोसोम भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये सारा इंटरफेस के स्टेप्स मैंने बताया। गैप 1 G1 फेज़ में एंजाइम प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज होते हैं, और जी नॉट फेज़ में कुछ सेल्स जी नॉट फेज़ में चले जाते हैं, यानी फ़िलहाल वो डिवाइड नहीं होते। फिर अक्सर सेल्स एस फेज़ में चले जाते हैं, सिंथेसिस फेज़ में। यहाँ पे क्या होता है, दो बड़े काम होते हैं नुमायाँ, एक तो डीएनए का मिकदार डबल हो जाता है, क्रोमोसोम की तादाद वही रहती है, सेंट्रियोल का पेयर डबल हो जाता है, एक पेयर से दो पेयर बन जाते हैं। अच्छा, फिर G2 फेज़ में फिर क्या होता है, चेकिंग फॉर एरर। ये डीएनए का मिकदार जो डबल हुआ था वो उसको चेक करने के लिए इस स्टेप में काम होते हैं। और ये फिर उसके बाद माइटोसिस की तरफ चला जाता है ये सेल। माइटोसिस में पहला स्टेप है जो है, पहला स्टेप उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, और ये जो हमारे पास सेंट्रियोल का दो पेयर हैं ये बिल्कुल अपोजिट एंगल पे चले जाते हैं और वो स्पिंडल्स निकालते हैं, इसको बोलते हैं ईस्टर शेप। अब प्रोफेज से माइटोसिस का दूसरा फेज़ है मेटाफेज़। इसमें क्रोमोसोम एक सीध पे आ जाते हैं, जिसे अच्छा एक सीध पे आ जाते हैं, ये इसको बोलते हैं मेटाफेज़ प्लेट, ठीक। और फिर ये एनाफेज़ में ये बिल्कुल स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, इन्होंने पुल लगाया और यहाँ पे एक एंजाइम है सेपरेज, उसने भी ये क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं इनको अलग किया। अच्छा, उसके बाद आखिरी हमारे पास टेलोफेज़ है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है दोनों साइडों पे, तो दो सेल्स बन गए, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब आखिरी जो हमारा स्टेप है उसका सेल डिवीज़न का, वो साइटोप्लाज्म डिवीज़न जिसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, दो डॉटर सेल्स बन गए, इनमें क्रोमोसोम की तादाद वही है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स सेल साइकिल का इंटरफेस का टॉपिक है जो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया। मज़ीद भी टॉपिक्स मिलते जाएंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।